हेलो फ्रेंड्स। पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन की तरफ से फंड मैनेजमेंट एंड बजटिंग फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस टॉपिक पर एक इंटरेक्टिव सेशन अरेंज किया गया था। पेश है वही इंटरेक्टिव वेबिनार आपके लिए। Question number 14. Our society is 20-year old. Our maintenance is more. How much we can allocate the amount? ये तो अभी आपकी सोसाइटी और आपके बीच का सवाल है। आप तो इसमें कोई पर्टिकुलर केस लेके आएगा तो हम बात करेंगे, अदरवाइज आई वांट टू ड्रॉप दिस क्वेश्चन। इट इज सोसाइटी ये पुराना हो ये नया केस हो में इसके लिए फॉर्मूला हेलो है। हेलो सर, एक मिनट। ये केस में वो सोसाइटी को बोली है कि हमारे पास आई है, हम लोग अब उनका कैलकुलेशन करके देंगे। जहाँ मेंटेनेंस कटौती होती है वहां पे उनको मेंटेनेंस कटौती कैसे करना है हम सिखाएंगे। और दूसरी बात है, अभी इसके ऊपर यहाँ तो कोई चर्चा नहीं होगी उसकी। थैंक यू राजेश साहब। Thank you. What to do? Sir, I missed one question. Like earlier, we were discussing about the water charges. This again, see, we are in Gram Panchayat area. I'm from Sarthi Soran Society. We don't have any PMC or PCMC water supply. All the water that we consume or we generate is from borewell. So some people ask that the electricity charges should be used for borewell should be divided as per the inlet or the PCMC charges. Could you please give some suggestion, like shall we continue, shall we use it as a service charge, or is that how it has to be split? Because there is no PCMC water supply, only supply that we have is a borewell. विवेक सर बोलेंगे सर्विस चार्ज में लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इक्वल लेना चाहिए सर्विस चार्ज में, ऐसी सिचुएशन में सर्विस चार्ज के तौर पे। आप थैंक यू सर। इनलेट पे मत जाइए सर, आप यू विल बी इनवाइटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ओके, कोई बोलेगा मेरे 3 इनलेट है बट मैंने तो बंद करके रखा हुआ है ना। वो बहुत सारी चीजें आएंगी, फिर वो बोलेगा मैं 2 घंटे चलाता हूँ, ये तो चलाता ही नहीं हूँ। मीन एज ए सोसाइटी आप इसमें जाओ ही मत। अगर ज्यादा इशू आ रहा है मेंबर से, 1-2 मेंबर परेशान कर रहे हैं, तो एजीएम में जाके उसका ये ले लो और बाई लॉज को मॉडिफाई कर लो। 99% सोसाइटी में इशू आता नहीं है जहां तक मुझे याद है, बट जहां पर आ रहा है तो बाई लॉज को पोर्ट नियम दुरुस्तीकरण में चले जाइए और वहां करवा लीजिए, नो प्रॉब्लम। बाई लॉज पोर्ट नियम दुरुस्तीकरण आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग 3 महीने में अलाउड है बनाना, बट पोर्ट नियम दुरुस्तीकरण 60 डेज के अंदर ही करना पड़ेगा। तो आपने एजीएम लेते ही ये पोर्ट नियम दुरुस्तीकरण का फॉर्म भरिए, उसके 3 सेट बनाइए और डीडीआर में दे दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15. What to do if we want to develop our society as it is 22 years old? My God, 22-year-old सोसाइटी को रीडेवलप करना चाहते हैं। ये आई थिंक रीडेवलपमेंट के ऊपर एक अलग चैप्टर लेंगे हम, इसमें हम कवर करेंगे, अभी ये स्किप कर सकते हैं जी। ओके, व्हाट आर यंग कम्युनिटी मेंबर वी डोंट नो हाउ टू हैंडल। आई थिंक ये तो हमने बजट सिखा दिया, 16 नंबर का आंसर दे दिया। नेक्स्ट, करेक्ट। स्क्रॉल डाउन करेंगे सर। हमारी इतनी ही कॉस्ट है, सोसाइटी ने हमें बुला के चाय पिलानी चाहिए विवेक सर हमारी एनर्जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 17. What to do if we require sudden major fund? We want to repair our swimming pool and we require 20 lakh for it. एसडीएम बुलाइए सर। देखिए एसडीएम इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी है, बाढ़ आने वाली, तूफान आने वाली, तो चेयरमैन को अथॉरिटी है, वो 1 डे नोटिस पे भी बुला सकता है, बाद में उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसमें तो मत जाइए क्योंकि ये इमरजेंसी में नहीं आता कभी भी स्विमिंग पूल। आप इसके लिए एसडीएम बुलाइए 5 डेज के नोटिस पर, ओके, और उसमें अप्रूवल लेके काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये आंसर मिल गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट ओके, 18 नंबर. Always society people raise concern for our spent. We select best option out of 3 quote. देखो ये तो ट्रेनिंग अभी हमारे स्कोप में नहीं है हाउ टू हैंडल पीपल, वो एचआर सेशन कभी लेंगे एक दिन, है ना। बट आप अगर बायलॉज कोड और एमसीएस एक्ट को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे
तो इन सब सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जहां तक 3 कोटेशन का सवाल है, ये एक एकेडमिक ठीक है, बट आपने लोवेस्ट कोटेशन के ऊपर पास करना है ऐसा कहीं रूल लिखा नहीं है। ओके, आपने L0 पे लेना है ऐसा नहीं है। आपने क्राइटेरिया डिसाइड करना है, उस क्राइटेरिया के अंदर जो बैठता है वो सबसे लोएस्ट कॉस्ट बैठता है या मिडिल कॉस्ट बैठता है या हायर कॉस्ट बैठता है, उसको आपने अप्रूवल देना है। तो बट क्राइटेरिया शुड बी क्लियरली डिफाइंड। ओके, व्हाट इज 90 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैनेजिंग कमेटी को अपना, अगर वो बायलॉज के अंदर या एक्ट के जो भी प्रोविजंस के अंदर अगर वो काम ठीक से कर रही है, तो उनको अपने डिसीजन पे फर्म रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। कोई पिन पाउंड कर रहा है या कोई अपने को आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसको स्ट्रांगली उसका आंसर दे दीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप एजीएम में उसका आंसर दे सकते हैं, रजिस्ट्रार की हेल्प ले सकते हैं। फेडरेशन जो है वो भी आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। आपका जो काम है वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ बायलॉज एंड एक्ट होना चाहिए बस। या 19 What is the maximum charges which we can apply for delayed payment? How to recover delayed payment? Delayed payment का इंटरेस्ट आप 0% से लेकर 21% तक जा सकते हैं। ओके, मोस्टली सोसाइटी 18 to 21% के बीच में एजीएम में फाइनल करती है। ओके, तो आप वो इंटरेस्ट लीजिए, और जो डिले कर रहा है उससे पहले इंटरेस्ट पेमेंट लीजिए, बाद में प्रिंसिपल पेमेंट लीजिए। तो ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट जब आप एजीएम में अप्रूवल लेते हैं, वहां पर एक टर्म क्लियर कर लीजिए, और जो डिमांड नोटिस भेजते हैं पेमेंट का, उसके अंदर भी एक क्लियर कट टर्म लिख दीजिए कि ये डिमांड नोटिस आज की रेट का है और 30 दिन का या 20 डेज का ग्रेस पीरियड है। उसके बाद में इसके ऊपर 21% या 18% से रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दैट बिकम लॉ। नो योर डिमांड नोटिस इज ए लॉ, उसको चैलेंज नहीं हो सकता इतना जल्दी। ओके, आराम से लीजिए, डरना नहीं। सर इसमें प्रॉब्लम है सर, अगर डिमांड नोटिस में फॉर एग्जांपल सपोज आपने जो कैलकुलेशन किया एजीएम में, या जो आपने फिगर्स बनाए, बिकॉज ऑफ योर सम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन बाय लॉ, यू एडेड समथिंग इन डिफरेंट क्लॉज। ओके, तो कोई भी मेंबर अभी खड़े होके दे आर्ग्यू एंड जैसे कि आपकी इसमें ये गलती थी, हम पेनल्टी नहीं, वो एक्चुअली नहीं पे कर रहे हैं, बट दे से कि बिकॉज आपके उसमें छोटी मोटी गलती थी, तो my penalty is not applicable, I'll not pay the penalty, it has to be re-corrected. Do you think that is something no, legally questionable? All these agreement are not applicable. आपने जो डिमांड नोटिस दिया है उसके अंदर जो इंटरेस्ट का आपने एजीएम में पास किया है वो एप्लीकेबल है। कोई भी बहाना जो है, कोई भी बहाना, दिस इज ए प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटी, नोबडी वांट टू पे इंटरेस्ट, सो फॉर दैट दे हैव टू मेक पेमेंट ऑन टाइम। उन लोगों को क्या, जिन्होंने टाइम से पेमेंट किया। तो इसके लिए आपने फर्म रहना चाहिए, एकदम स्ट्रांग। ओके, डोंट, अगर आपने ऐसा, एक दोस्त आ गया उसका माफ कर दिया, एक चेयरमैन का दो दोस्त आ गया, दूसरे एमसी मेंबर का आ गया, तो फिर तो आप गए काम से, फिर आप नहीं एप्लीकेबल कर सकते। इसलिए आपने पहला डिविजन देना ही नहीं कभी भी, ये ध्यान। ठीक सर, लेकिन जो इनिशियल जो कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ हुई है, फॉर एग्जांपल वाटर चार्ज वी इंस्टेड ऑफ सम अदर कैटेगरी वी पुट इन सम अदर कैटेगरी, तो वो नेक्स्ट ईयर हम करेक्ट करते हैं, बट पिछले साल जो गलती हुई, दैट इज इट लाइक वी हैव टू रिफंड द अमाउंट, हाउ इज इट? कैटेगरी का इससे क्या संबंध है? कैटेगरी आपका ये देख लेगा ना, सीए देख लेगा उसमें। कई बार सर छोटी सोसाइटीज में सीए इनिशियली स्टेजेस पे नहीं होता, जब आपके पास लैक ऑफ फंड्स होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप उसको आरएनएम में जाना था और आपने उसको यूनिट वाइज कर दिया, जैसे 50 रुपए पर हेड लोगों को डिफरेंस आ गया, तो ये जो 50 रुपए पर हेड है 12 महीने का, ये लोगों को रिफंड करना पड़ेगा पिछले साल का, हाउ इज इट? कर दीजिए ना, रिफंड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑडिटर है आपका उसको लॉस में दिखा देगा उतना जो अगर पहले का हुआ है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे विवेक सर? रिफंड तो दे ही सकते हैं ना, दे ही सकते हैं, और अगले पेमेंट में एडजस्ट भी कर सकते हैं। सर अगर नोटिस के बाद भी अगर कोई मेंटेनेंस पेमेंट नहीं का, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता और मेंटेनेंस पेमेंट नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या एक्शन ले सकते हैं? उसके लिए
सेक्शन वो उसका जो आंसर है आपको नेक्स्ट सेशन हम उसके ऊपर रखने वाले हैं। अच्छा, मैं है कि नेक्स्ट सेशन ये वाला प्रोग्राम का पार्ट हीरे सर खुद ही लेने वाले हैं। आज ही हमारा उनसे बात हो गया, तो हम उसकी डेट करने वाले हैं आजकल में, ठीक है। तो आज मेरा एक क्वेश्चन है गर्ग सर को। बोलो सर। सर, अगर डिलेड पेमेंट के लिए एज पर बाय लॉ वहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि 0 to मैक्सिमम 21% यू कैन चार्ज, ओके? यस सर। तो फिर से वो एजीएम में रिवाइज करने की क्या जरूरत है, या एजीएम का अप्रूवल लेने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारा बायलॉज अगर स्टैंडर्ड बायलॉ अगर मेंशन क्लियर कर दिया है कि मैक्सिमम तुम 21% तक ले सकते हो, तो सुपरसीड ऑलवेज बायलॉ ही रहेगा ना, तो एजीएम का अप्रूवल की क्या जरूरत है उसको? मैं आपको आंसर देता हूं। जो मॉडल बायलॉ हैं, आपने कैसे माइग्रेट किया? अगर आपने मॉडल बायलॉज में माइग्रेट किया है थ्रू एजीएम प्रोसेस, आप बोलते सरकार ने मॉडल बायलॉ दे दिया, मॉडल बायलॉ दे दिया, बट आपने चेंज नहीं किया क्योंकि आपका पुराना साइन कॉपी है, तो वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ सोसाइटी ने 2014 का मॉडल बायलॉ आज तक भी अडॉप्ट नहीं किया, दे आर गोइंग एज पर ओल्ड बायलॉज, ओके। बट डिस्प्यूट कब आता है? जब आपके पास ओल्ड बायलॉ है और डीडीआर आपका नया बायलॉ रेफर करता है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि मॉडल बायलॉ को आपने अडॉप्ट करना है एजीएम बुला करके। नाउ उसके अंदर अगर लिखा हुआ है कि यू कैन चार्ज अप टू 21%, आप उसमें काट के लिख दीजिए वी विल चार्ज 21%, तो वो लॉ बन गया, ओके। बट आप उसमें लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट कमेटी कैन डिसाइड और एजीएम कैन डिसाइड, वो तो फिर ओपन एंडेड हो गया ना सर, क्योंकि मॉडल बायलॉ में ओपन एंडेड लिखा हुआ है। आपने बायलॉ के ऊपर तो स्टैंप लगवा ली, बट वो क्वेश्चन ओपन एंडेड है, इसलिए उसको क्लोज कीजिए, फिगर लिख करके उसमें लाइन को कट कीजिए, फिक्स रेट 21%, ओके ओके। थैंक यू सर। जाके कीजिए, ओके। ये प्रावधान है आपके लिए सर। कोर्ट नियम दुरुस्तीकरण में जाइए, बेस्ट हो जाएगा। Where are we now? On which question we are? 20. Please for maintenance and simple one. तिथं लावू शकतो, इथे लावू शकतो। 21 already answered in our presentation. We'll come to 22. विवेक सर, विवेक सर, एक प्रश्न आहे 21 संदर्भात। असा काही नियम आहे का की तुम्ही मंथली पेमेंट घेऊ शकता किंवा 6 महिने किंवा 12 महिन्याचा ऍडव्हान्स मध्ये घेऊ शकत नाही, किंवा असं जर डिसाइड झालेलं असेल तर 6 महिने किंवा 12 महिन्याचा घेऊ शकतो का? पिरियडिसिटी जी आहे ना, ती आपल्याला याच्यामध्येच ठरवायची आहे, एजीएम मध्ये ठरवायची की मंथली कॉन्ट्रीब्युशन घ्यायचं की इयरली घ्यायचं, क्वार्टरली घ्यायचं. काही काही सोसायटीमध्ये हा मंथली बिल रेज करणं, मंथली डिमांड नोटीस काढणं, त्याचा त्रास वाचावा म्हणून काहींनी क्वार्टरली पण हे केलेलं आहे. त्यामुळे इट इज अप टू सोसायटी की फ्रिक्वेन्सी काय ठेवायची त्याची. तुम्ही मंथली घेऊ शकता. तर एक मिनिट जरा मी याचं उत्तर देतो. तुम्हाला मंथली जे मेंटेनन्स आहे ना, तर ते मॅन्डेटरीच आहे की तुम्ही मंथली देऊच शकता. पण इन केस ऑफ दॅट जर एजीएम मध्ये असं ठरलं असेल की नाही बाबा आपल्याला क्वार्टरली द्यायचं, तर ते तुम्ही एजीएम मध्ये तसं प्रावधान करून क्वार्टरलीचं तुम्ही एक रेझोल्युशन घेऊ शकता. त्याच्यामुळे क्वार्टरली, पण जरी तुम्ही क्वार्टरलीचं रेझोल्युशन घेतलं असेल आणि समोरच्या व्यक्तीची ऐपत नसेल की बाबा नाही मी नाही देऊ शकत, तर ते मेंटेनन्स तुम्हाला मंथलीच घेणं भावे, जरी रेझोल्युशन घेतला तरी पण. ठीक आहे. अच्छा, हाच माझा मुद्दा होता की आम्ही एजीएम घेतली आहे आणि तिथे 6 आणि 12 महिन्याचं घेण्याचं ठरवलं होतं आणि सगळेजण ऍग्री झालेले होते, पण स्टील काही लोक म्हणतात की आम्हाला आता ते जमत नाही किंवा असं इश्यू झालेला आहे. माझा एक प्रश्न आहे या संदर्भातच. हॅलो, हा, मी शैलेंद्र कुलकर्णी बोलतोय. हा जो एक चांगला मुद्दा क्लॅरिफाय केला, मंथली आपण घेऊ शकतो ज्या लोकांकडनं किंवा घेणं गरजेचं आहे, पण जर क्वार्टरली ठरलेलं आहे आणि कोणी मंथली आम्हाला पेमेंट देत आहे, तर जे राहिलेले 2 महिने आहेत की जे त्यांनी डिले केलेलं आहे, तर त्यासाठी आम्ही 21% त्याचे डिले चार्जेस लावू शकतो का? लावणं गरजेचं नाहीये. येस,
याच्यामध्ये एक मिनिट याच्यामध्ये काय आहे की एक गोष्ट आहे, त्याच्यामध्ये असं आहे की तुम्ही जर रेझोल्युशन, मी परत एकदा सांगतो की रेझोल्युशन जर तुम्ही 3 महिन्याचा घेतला असेल, बरोबर आहे, आणि समोरचा व्यक्ती ऍग्री आहे, त्याने 3 महिने तो देतोय, पण काय झालेलं असतं की काही लोक जे आहेत ना ते मंथली देतात, बरोबर आहे. या केसमध्ये जो मंथली देतोय त्यांनी ऍटलिस्ट एक ऍप्लिकेशन देऊन सांगायला पाहिजे का माझे ऐकत नाहीये, मी तुम्हाला मंथली चार्जेस देतो, ठीक आहे, आणि त्याची कट ऑफ डेट असेल 15 तारीख फॉर एक्झाम्पल, ठीक आहे, किंवा तुम्ही जी देल त्या 15 तारखेच्या नंतर एक दिवस जरी गेला तरी तुम्ही त्यांना 21% ते लावू शकता, जे चार्जेस आहे ते लावू शकता, ओके. पण समजा एखादा त्यातला जो हे आहे की त्यांनी क्वार्टरली मेंटेनन्स देण्याचं कबूल केलेलं आहे, पण इन केस ऑफ दॅट एका महिन्यात त्याला नाही जमलेलं क्वार्टरली देणं, तर तो 3 महिन्याचे 3 स्लॅब साठी तुम्हाला ऍप्लिकेशन देईल, त्याला तुम्ही नाही लावू शकत 21, कारण त्यांनी ऑलरेडी कबूल केलेला आहे मी देतो, आणि त्याचा जो मागचा जो हे आहे काय म्हणतात त्याला घेतलेला मेंटेनन्स आहे तो तुम्ही क्वार्टरली घेतलेला आहे, आणि त्यांनी ऍप्लिकेशन दिलंय की मला नाही जमत आहे, तर मग या केसमध्ये त्यांनी सांगितलं की नाही मला एका 3 महिन्याचे 3 स्लॅब पाडून द्या, तुम्ही त्याला ऍग्री केलं किंवा मी मंथली देतो, तर त्या केसमध्ये तुम्ही त्याला तो वे ऑफ करू शकता, असं आहे. पण राजे सर, जर सगळे जर पहिले ऍग्री झालेले असेल आणि नंतर जर कोणी म्हणत असेल तर याच्यात कसं हे करायचं, म्हणजे टॅकल? एजीएम च्या वेळेस सगळे ऍग्री झालेले असेल आणि एखाद्याने म्हटलं की आता ह्या सिच्युएशन मध्ये जमत नाही, तर मग कसं हँडल करायचं? त्यासाठी सांगितलं ना, त्याचा बघा कोऑपरेटिव्ह म्हणजे कोऑपरेटिव्ह नॉन प्रॉफिटेबल संस्था आहे, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये मेंटेनन्स जो आहे तो आपण सभासदांकडून घेऊन ती सोसायटी चालवतो, ओके. त्याच्यामध्ये सभासदांना त्रास होईल असं तर आपण काही करू शकत नाही, त्यासाठी आपण काय करू शकतो, त्यासाठी एक काम करू शकतो, जर तुमचं अग्रीमेंट ठरलेलं आहे सगळ्या लोकांचा युनियनिमसली की आम्ही वर्षाचे पेमेंट द्यायला तयार आहे, आणि समजा एखाद्याचा इश्यू झाला सॅलरीचा किंवा कसला, तर या केसमध्ये त्यांनी जर अर्ज दिला तर त्या अर्जाला तुम्हाला मान्यता द्यावीच लागेल, कारण कॉर्पोरेटिव्ह डिपार्टमेंट हे काही आपण प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नाही. धन्यवाद. ठीक है. थैंक यू सर. कौन से क्वेश्चन पे अभी हम 22 साहब अभी हम क्वेश्चन 3 अभी हम क्वेश्चन कवर करेंगे. लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने क्वेश्चन पहले दिए थे तो हमारा आंसर पहले दो, हमने पूरा पढ़ा है. वी आस्क क्वेश्चन 1 डे बिफोर और 8 घंटे पहले पूछे हैं क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन पहले लो, बाद में ये जो लोग सुनने वाले हैं आज आए हुए हैं उनके क्वेश्चन बाद में लो. ऐसे चलेंगे सर. अभी क्वेश्चन नंबर कितने पे अभी हम 22 के ऊपर है. ये जो गोड़के साहब ने बोला ना, पहले करो बाद में वो करो, करेक्ट है. 22 का फर्स्ट क्वेश्चन, शुड द सिंकिंग फंड अमाउंट बी द सेम फॉर ऑल ईयर और कैन इट बी रिड्यूस्ड इफ ए गुड अमाउंट इज ऑलरेडी कलेक्टेड? भैया गाड़ी रिवर्स गियर में क्यों ले जा रहे हो? आपने सिंकिंग फंड का मतलब सिंक माने डूबना, अगर वो बिल्डिंग डूब गया उसको बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा करना चाहिए उतना पैसा इकट्ठा तो आप 50 साल में भी नहीं कर सकते, ओके. तो वो कम में जाने वाला रिवर्स गियर में जाने का नहीं है, ये हमारा एडवाइस है, ओके. और आप रिवर्स गियर में कैसे जाएंगे? 0.25 तो मिनिमम है. हाँ, अगर आपने 0.25 को बढ़ा के 2% कर दिया और बाद में आप 0.25% पे आना चाहें तो वो एजीएम डिसीजन ले सकती है, बट यू कांट गो बियॉन्ड 0.25%. यू कांट लीव द एरिया ऑफ द फ्लैट, यू कांट गो लेसर देन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो वापस जाने का नहीं जाने का है, ओके. 23(1) फॉर द पर्पज ऑफ सिंकिंग फंड कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर, how should the construction cost of flats be arrived at by your architect? ये काम एक पीसीएमसी या पीएमसी अप्रूव्ड आर्किटेक्ट को ले लो, उसको ये काम दे दो, वो आपको सर्टिफिकेट देगा, वही कॉपी आपकी काम चलेगी, उसी को एजीएम में अप्रूवल ले लो. क्वेश्चन 23(2) फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग, how should the value be arrived at? How should the value be arrived at? No. इसके अंदर वैल्यू मीन आप कितने का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पकड़ना है आपने,
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वही रहेगा जो आपने सिंकिंग फंड या रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड में पकड़ा है, प्लस आप अपनी जो भी आपके असेट हैं, वो असेट आपके जिम इक्विपमेंट हैं, आपके ACPCs हैं, आपके जेनसेट्स हैं, ये सब चीजों का आपने जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू आपके CA ने कैलकुलेट करके दी है, वो पकड़ के उसके ऊपर इंश्योरेबल अमाउंट आ जाएगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस कर लीजिए। सो दिस इज द आंसर। Should it be the construction cost of building plus purchase installation cost of lift plus water tank plus तो हमने क्या बोला है कि आपने अलग अलग कॉस्ट पकड़नी है। स्ट्रक्चर की कॉस्ट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, लिफ्ट का सेपरेट कॉस्ट आएगा, उसमें आपके लिफ्ट की कॉस्ट 40 लाख थी मान लीजिए, और आपके CA ने डेप्रिसिएटेड वैल्यू 20 लाख डिक्लेयर की है, तो आप उसके अंदर 20 लाख की कॉस्ट पकड़िए। आपके जेनसेट का जो था वो 10 लाख का था, और उसके ऊपर पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से आज उसकी कीमत 2.5 लाख होगी, तो 2.5 लाख के ऊपर आप इंश्योरेंस कराइए। और अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है कि आगे बढ़ाने का है, तो आप उसकी रीवैल्यूएशन कराइए, रीवैल्यूएशन करा के भी आप कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। विवेक सर, सही आंसर है? या बिल्कुल सही। मैं आपका वो शिष्य हूँ इसलिए। यस मैं भी वही आंसर देने वाला था। 3 नंबर ये तो दे दिया जवाब। 24 पे चलते हैं। We need to have professional training to society committee member and staff on regular basis. Yes sir, thank you for asking this question. Please attend lot many classes like this. Yes, we can run one program for your entire society one day. We will venture into that also, but it will not be free of cost, it will be chargeable basis. Question number 25. Can the corpus fund and interest earned on corpus fund be used as sinking fund and repair fund? We want to avoid collecting extra money from the member. So first, please do not collect extra money from the member. That is my request number 1. Second, any interest income, like Vivek sir has told, it will go into your reserve and surplus. ये काम CA साहब के ऊपर छोड़ दो, आप मत इसमें टेंशन मत लो, ये सब देख ले। सही है सर? विवेक सर ओके? एक क्वेश्चन, हाँ ओके। सब काम हम एक क्वेश्चन। हेलो MK रॉय, मैंने जो ये क्वेश्चन पूछा था 25, उसका पर्पस ये है बेसिकली हमारा विदाउट सिंकिंग फंड एंड रिपेयर फंड ऑलरेडी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, और अगर हम ये ऐड करते हैं अभी तो इट बिकम्स अराउंड 3 BHK का कुछ 7,000 रुपये मंथली मेंटेनेंस आता है, तो देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग बर्डन फॉर पीपल। तो हमारे पास क्या है, करीब 7 करोड़ का कॉर्पस फंड है और उसको FD किया हुआ है, तो वो अब सोसाइटी 1 साल 2 साल पुरानी है, तो इसको अभी हम सिंकिंग फंड एज पर 1% सिंकिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस फंड अगर हम कलेक्ट करते हैं तो ये ओवर बर्डन हो रहा है मंथली चार्जेस पे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला था कि ये हमारा जो ऑलरेडी फंड है जो FD में है उसको हम रीअप्रोप्रिएट करके सिंकिंग और रिपेयर फंड की तरह दिखा सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन था मेरा 25 क्वेश्चन। विवेक सर इसका जवाब आप दे सकते हो, मैं नहीं दे पाऊंगा। सर इसके बारे में थोड़ा सा अपने को क्योंकि डायरेक्ट गाइडलाइंस नहीं है बायलॉज या एक्ट में, थोड़ा सा हम इसका सोच के जवाब देंगे। इसका नंबर हम नोट करके लेंगे। सर आपका नाम और नंबर बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, इसके ऊपर मैं थोड़ा जवाब देना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास 7 करोड़ का है, इंटरेस्ट कितना होता रहेगा वो चेक करो, ठीक है? ऑल फ्लैट, ठीक है? सर इनके अगर आपके पास सिंकिंग आप कलेक्ट करने के लिए अगर मना कर रहे हो तो सिंकिंग फंड का कॉस्टिंग निकालिए, उसके अंदर का जो इंटरेस्ट है अभी जो हम लोग इसमें डाल रहे हैं रिजर्व फंड में डालेंगे, बरोबर है ना? ये कॉर्पोरेट फंड जो है वो बिल्ड, तो उसके अंदर क्या करो, वो जो पैसा है वो उसका निकालो, उसके बाद में अपने डिवाइडेड बाय अपने फ्लैट
और जो सिंकिंग फंड का जो अमाउंट है आपका कितना होता है वो चेक करो, उसके बाद में उसके अंदर से माइनस करो, माइनस करने के तो लेस अमाउंट आता है वो कलेक्ट करो। हाँ तो ओके वो ओके लेस ठीक है वो चलेगा। ये उसका आंसर है, क्योंकि आप सॉरी राजेश साहब, आप कंप्लीट कीजिए पहले। हाँ, तो ये अगर इस तरह से आप करोगे तो दो चीज होगी। एक तो आपके सोसाइटी के जो सभासद है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। दूसरी बात ऐसी है कि जो फंड में से जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि फंड ऑलरेडी जो कलेक्ट किया हुआ है वो ऑलरेडी आपका मेंटेनेंस का ही फंड है, जो बिल्डर को आपने वन टाइम मेंटेनेंस दिया था वही उसने लाके आपका एफडी कर दिया या कुछ भी हो जाए, तो वो फंड है ऐसा यूटिलाइज। और वो आपको मिनिमम से मिनिमम मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसमें अपना जो 7 करोड़ का जो इंटरेस्ट आता है अच्छा खासा मिलेगा आपको। वो डिवाइड करेंगे तो मंथ, हाँ, तो बेस्ट वे है आपको बहुत ही पेड मतलब एकदम मिनिमम आप ले सकते हैं। करेक्ट वही पॉइंट था, मेरा पॉइंट वही था कि जो डिफरेंस बचेगा वो हम कलेक्ट कर लेंगे और इसको हम उसको सिंकिंग फंड की तरह ले लेंगे। तो यही सजेशन चाहिए था एक्चुअली मुझे। एक मिनट सर, आपका सोसाइटी कौन सा? मेरा ब्रुकलिन चरोली में आता है, ब्रुकलिन हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये चरोली से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरा एक सजेशन है, राजेश साहब ने दिया है, मेरा एक सजेशन ये है कि सिंकिंग फंड को कभी हाथ मत लगाओ। मान लो आपके पास 7 करोड़ का कॉर्पस आया है, तो 7 करोड़ का आपके पास जो है मान लीजिए एक ये अपना 70-80 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ गया है, तो आप लोगों से जो आपका सर्विस चार्ज का जो चार्ज लेते हो वो कम कर दीजिए। आप सिंकिंग फंड को एज इट इज कर दीजिए, आप सर्विस चार्ज को 0 कर दो और के दो चार्जेस को वैसे ही रखें। ओके अच्छा, आपका सजेशन है कि जो सर्विस चार्ज है उसको इंटरेस्ट को हम समझ लें कि सर्विस चार्ज है और वो सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड कलेक्ट करें। हाँ, वो कंटिन्यू कीजिए। और मैं ये भी बोलता हूँ, मुंबई के अंदर मैं ऐसी सोसाइटी को भी जानता हूँ जिनके पास इतना, मैं खुद मेरे सामने मैंने देखा जहाँ पर उनकी इतनी इनकम है आज ये कॉर्पस से इकट्ठी हुई कि वो अपने सब मेंबर को हर साल पैसा देते हैं। अरे ग्रेट। नहीं तो वो उसका एक केस स्टडी कराइए ना उस टाइप की सोसाइटी का, बिकॉज वो तो बहुत मॉडल होगा सबके लिए। प्रोग्राम के बाद करो ना, एक छोटा सा सजेशन है, एक काम करो, आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो बहुत बड़ा है, बराबर, तो इसके लिए अब एक सजेशन लो, गर्ग सर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज देंगे, वो कम हो जाएगा। और आपका जो कॉर्पोरेट फंड है उसका भी आपका जितना भी पैसा अभी तक रहेगा, उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा उसका भी कैसा यूटिलाइज करेगा वो दे देंगे सजेशन आप, कोई इशू। ठीक, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है सर, हम डिस्कशन की बजाय आंसर ओके आपसे पर्सनली मैं बात करूंगा फिर से। हाँ जी, 26 नंबर। थैंक यू। वी आर सोसाइटी ऑफ वेयरिंग फ्लैट 1, 2, 3 BHK with big open terrace. In society formation we are struggling with defining maintenance charge. I think we have given answer to this question today, so let's move ahead. Sir, sorry to disturb, this is Vaibhav. इसलिए इसके पहले जो क्वेश्चन था उसी से लिंक्ड क्वेश्चन है मेरे पास। हमारे सोसाइटी में भी कॉर्पस जमा हो चुका है, बट दैट इज आई मीन द चार्जेस कलेक्टेड वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिट टाइप्स। सो हर एक यूनिट से कुछ यूनिट से 1 लाख लिया, कुछ से 1.5 लाख एज अ मेंटेनेंस डिपॉजिट लिया, कुछ से 2.5 लाख लिया। सो उस केस में जो इंटरेस्ट उसका जनरेट हो रहा है थ्रू फिक्स डिपॉजिट्स, हाउ कैन वी यूज इट टूवर्ड्स मेंटेनेंस और द सर्विस चार्जेस? या उसको प्रो रेटा करना पड़ेगा या स्ट्रेट अवे उसको सिंकिंग एंड रिपेयर में पुश करना पड़ेगा? काम मुश्किल मत कीजिए। बिल्डर ने आपको एक लमसम अमाउंट दिया है, वो लमसम अमाउंट का आपने एफडी किया है या जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट का आपका इंटरेस्ट आ गया। आपका इंटरेस्ट जो है कहाँ पर जाके बैठ गया? रिजर्व एंड सरप्लस में जाके बैठ गया। ओके, राइट। आई थिंक आप सबने सिंकिंग फंड को टच नहीं करना चाहिए। सर्विस चार्ज को कम कर दो भैया, अगर आपको, मेरे तो ऐसा लग रहा है।
अभी हम वेबिनार का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसीगर सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मिलेगा और जब हम सब लोग आप अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हम इसका भरपूर हमें लाभ मिलेगा। और मेरी आप सबसे एक अपील है कि हम लोग जो भी अभी तक सोसाइटी फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी हैं वो कृपया करके जल्दी जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए, ताकि हम जो भी आगे लाने वाले एजुकेशन वेबिनार प्रोग्राम हैं उन सब का बहुत बहुत फायदा उठा सकें। धन्यवाद।